Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see a topic that is subinvolution of the uterus. So first of all, we have to know what is the meaning of this word. तो यूट्रस एक तरह की बच्चेदानी है जिसमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। हमें पता है 9 मंथ तक एक बेबी मदर के वूम्ब यानी यूट्रस के अंदर ही रहता है अपने आप को ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाने के लिए। इसके अलावा सब इन्वॉल्यूशन क्या है? सब मीन्स होता है फेल। ओके, इफ वी ब्रेक दिस वर्ड सब इन्वॉल्यूशन, सब मीन्स होता है फेल, ठीक है, या अनेबल। इन्वॉल्यूशन मीन्स होता है बिकम इन अ प्री प्रेग्नेंट स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूट्रस एक बेबी को 9 मंथ तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है और इस 9 मंथ में बेबी नॉर्मली कितना हो जाता है 2.5 kg का। अब आप ये सोचो कि एक यूट्रस जो कि जिसमें बेबी नहीं है, ठीक है, वो केवल 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक, तो वो 2.5 kg वाले बेबी को कैसे हैंडल करेगा, कैसे रखेगा अपने अंदर? तो यूट्रस को और बाकी के आसपास के एरिया को अपना साइज इंक्रीज करना पड़ता है, स्पेशली यूट्रस को, जिससे कि वो 2.5 kg के बच्चे को अच्छे से ग्रो और डेवलप करा सके, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एक बेबी अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर सके इनटू द यूट्रस। अब आप सोचिए, डिलीवरी के बाद इस यूट्रस को दोबारा से 7 सेंटीमीटर का होना है, ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर के होने को हम कहेंगे इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। दैट मीन्स व्हेन द यूट्रस बिकम इनटू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट। सब इन्वॉल्यूशन इज जस्ट अपोजिट टू इट, दैट इज व्हेन द यूट्रस इज अनेबल टू कम into a pre-pregnant state, that is sub-involution. आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि इन्वॉल्यूशन मतलब होता है जब यूट्रस अपने पुरानी पोजीशन में, पुराने साइज में आ जाएगा, पुराने शेप में आ जाएगा, उसको हम इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस बोलेंगे। एंड अगर यूट्रस फेल हो जाता है अपनी पुरानी साइज को, पुरानी पोजीशन को और पुरानी सिचुएशन को, है ना, पुराने शेप को कैरी करने के लिए, दैट इज नोन एज सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। तो डीसी दत्ता के अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन किसकी है? डीसी दत्ता। डीसी दत्ता के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन द इन्वॉल्यूशन इज इम्पेयर्ड, ओके, और रिटार्डेड, इट इज कॉल्ड सब इन्वॉल्यूशन। इम्पेयर्ड मतलब कंप्लीट नहीं कर पा रही है, ठीक है, यूट्रस कंप्लीटली नहीं जा पा रहा है। रिटार्डेड मतलब फेल हो गया, चाहे यूट्रस अपने आप को इनकम्प्लीट इन्वॉल्यूट कर पाए, चाहे बिल्कुल भी इन्वॉल्यूट ना कर पाए, बोथ कंडीशंस आर नोन एज सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। पहली चीज, इन्वॉल्यूशन कैसे हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। सब इन्वॉल्यूशन क्यों होगा वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इन्वॉल्यूशन क्यों हो रहा है? तो जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है, आप समझिए, बेबी जब मदर के ब्रेस्ट को टच करता है अपने लिप्स से, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट होता है। मदर का ब्रेन जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का मेनली काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस लाना, ठीक है, यूट्रस को सिकोड़ना फिर खोलना, सिकोड़ना खोलना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस लाना। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से एक बेबी यूट्रस से बाहर आया था, ओके। अभी क्या है कि जब मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी हैं तो मसल्स को अपने आप को छोटा करना है, यूट्रस की मसल्स को छोटा करना है अपने आप को, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें करना है जिसकी वजह से यूट्रस अपना साइज पहले से गेन कर लेगा। कौन सा साइज? प्री प्रेग्नेंट वाला साइज, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शंस आना बहुत ज़रूरी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कॉज जो है वो आपको यही बताएगा कि इस कॉज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन फेल हो गए या इस कॉज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन इनकम्प्लीट आए या सफिशिएंट नहीं आए, ठीक है। तो फर्स्ट कॉज देख लेते हैं, ग्रैंड मल्टीपैरा या ग्रैंड मल्टीपैरिटी। तो ग्रैंड मल्टीपैरा कौन होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मल्टीपैरा वो होती हैं जो कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं,
ठीक है, जिनका एक से ज़्यादा बच्चा है। ग्रैंड मल्टीपैरा जिनके 5 या 5 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं, दैट इज़ ग्रैंड मल्टीपैरा। अब आप ये सोचो, इतनी बार यूट्रस के अंदर बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है, 5 बार से ज़्यादा बच्चे हैं उनके, तो 5 बार से ज़्यादा यूट्रस ने बेबी को ग्रोथ और डेवलपमेंट कराई होगी। अब यूट्रस की मसल्स इतना ज़्यादा लूज हो चुकी है, इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुकी हैं कि अब क्या हो रहा है कि वो अपने पुरानी पोजीशन में आ ही नहीं पा रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एक रबर बैंड, ठीक है, एक रबर बैंड को आप 2-3 बार यूज़ करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो अपना साइज पहले तक ले लेगा, कंप्लीटली वैसे नहीं आएगा लेकिन फिर भी साइज उसका छोटा हो जाएगा। लेकिन एक रबर बैंड को आप 15, 20, 50 बार यूज करोगे तो वो अपने आप को लूज कर लेगा और वो फिर से टाइट नहीं हो पाएगा। सेम चीज यूट्रस के अंदर हो रही है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, देख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड देख लेते हैं, रेट्रोवर्जन। रेट्रो मीन्स होता है अपोजिट, ठीक है, वर्जन मीन्स होता है पोजीशन, उल्टा जिसे आप कह सकते हो। रेट्रोवर्जन आफ्टर यूट्रस बिकम पैल्विक ऑर्गन। यूट्रस जो है वो पहले नॉर्मली किस पोजीशन में होता है, एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। देखो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, नॉर्मल यूट्रस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। लेकिन रेट्रोवर्जन का मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर यूट्रस नहीं है, उससे काफ़ी दूर है या उसके पीछे की तरफ चला गया है, ठीक है, दैट इज रेट्रोवर्टेड या रेट्रोवर्जन। अब इस रेट्रोवर्जन में जो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे वो अच्छे से नहीं आ पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस को अपने साइज को छोटा करना है तो कॉन्ट्रैक्शंस आना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, मसल सिकुड़ेंगी, अपना साइज छोटा करेंगी तो यूट्रस कंप्लीटली छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के यूट्रस में जब इस तरह की पोजीशन होती है तो यूट्रस अपने आप को अच्छे से कॉन्ट्रैक्शंस नहीं ला पाता, जिसकी वजह से वो पहले की तरह छोटे साइज में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट है ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस। ओवर डिस्टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा खिंच गया यूट्रस। हो सकता है कि उस एक यूट्रस में मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हों, ठीक है, या बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड भर गया हो जिसकी वजह से यूट्रस की मसल्स इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं आ पा रहे हैं और साइज छोटा नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड एक तरह के नॉन कैंसरस स्मूथ मसल्स के ट्यूमर होते हैं, ठीक है। तो यूट्रस की जो ये लेयर है मायोमेट्रियम, ये कैसी है, स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई है। तो इस स्मूथ मसल्स में अगर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपको फाइब्रॉइड यानी कि नॉन कैंसरस सेल्स देखने को मिल जाएंगे तो इनको बोलेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड। अब जिस भी यूट्रस में यूट्राइन फाइब्रॉइड आएंगे वहाँ का कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा, देखो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन, अब यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीटोसिन अप्लाई हुआ, ठीक है, ऑक्सीटोसिन अप्लाई हुआ, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट हुए, सिकुड़ना यहाँ से स्टार्ट हुआ और नीचे की ओर मूव कर गए, ठीक है, सिकुड़ना स्टार्ट हुआ और नीचे की ओर मूव कर गए। ये जो रिदम है कॉन्ट्रैक्शन की, ऊपर से नीचे की ओर जाना, ऊपर से नीचे की ओर जाना, अगर ये डिस्टर्ब हो गई तो क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि यूट्रस सही से अपने आप को छोटा नहीं कर पाएगा। अब जब यहाँ पे बीच में ये फाइब्रॉइड आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्शन अपना नॉर्मल फ्लो में नीचे नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो अपने आप को इन्वोल्यूट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मैटरनल इल हेल्थ। अगर मदर बीमार है किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है, चाहे वो लव आपके और आपके बच्चे के बीच में हो, चाहे वो लव आपके और आपके हस्बैंड के बीच में हो, चाहे वो लव आपके पेरेंट्स के बीच में हो, जब एक जेन्युइन लव जनरेट होता है, ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन ऑटोमेटिकली रिलीज होता है। जैसे ही बेबी मदर के ब्रेस्ट पे सक करना स्टार्ट करता है, मदर को ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मदर अगर बीमार है तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएगी,
ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएगी तो ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं आएंगे और यही कंडीशन सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस करवाएगी। नेक्स्ट है आपका रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ द कंसेप्शन। रिटेन मतलब होता है रह जाना, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मतलब कंसीव करने के टाइम पे जो जो चीज़ें बनी थी उसका कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी पार्ट या कोई भी टिश्यू यूट्रस के अंदर रह गया है। अब इसमें प्लासेंटा का भी कोई पार्ट आ सकता है, आपके बेबी यानी कि फीटस, या आप कह सकते हो इस टाइम पे जो न्यू बॉर्न है उसके ऊपर वाइट कलर की स्किन होती है जिसको हम लोग वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं शायद, ठीक है। तो वो उसके सेल्स अंदर रह सकते हैं, उसके सेल्स अंदर रह सकते हैं। उस सेल्स की वजह से क्या हो सकता है, पीपीएच यानी कि पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकता है, राइट, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, और एक बार यूट्राइन मसल्स में या यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया तो वो अपने आप को ठीक से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा या रिट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यू कैन से डैट कि जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो प्रॉपरली नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट कॉज देख लेते हैं, सिजेरियन सेक्शन। देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर किसी बेबी को सिजेरियन से बाहर निकालना है तो आपको सिर्फ उसका एब्डोमेन नहीं कट करना पड़ेगा, आपको उसका यूट्रस भी कट करना होगा। क्यों कट करना होगा? क्योंकि यूट्रस के अंदर ही एक बेबी है, ठीक है। तो इस यूट्रस के अंदर जो बेबी है उसको बाहर निकालने के लिए सब कुछ कट करना पड़ता है जब तक आप बेबी बाहर ना निकाल पाओ, यानी कि एब्डोमिनल की सारी वॉल और आपके यूट्राइन वॉल, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जब यूट्रस में एक कट लग गया, इस तरह से कट लग गया, और जब नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे प्यूबर्टिम पीरियड में, ठीक है, जब नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। जब ये नीचे की ओर जाएंगे तो इस कट की वजह से ये डाइवर्ट हो सकते हैं, ठीक है, या इनकी जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है, या इनकी जो इंटेंसिटी है, जो पावर है वो डिक्रीज हो सकती है। अब जब ये लेस पावर के साथ आएंगे या डाइवर्ट हो जाएंगे तो इन्वॉल्यूशन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा, दैट इज नोन एज सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट है यूट्राइन सेप्सिस। सिंपल सी चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन तो यूट्रस में ही आ रहे हैं। अगर एक बार यूट्रस जो है वो इन्फेक्टेड हो गया किसी भी रीज़न की वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सेप्सिस क्या है? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन टू द यूट्रस और द सराउंडिंग एरिया ऑफ द यूट्रस, ठीक है। सराउंडिंग एरिया में भी इन्फेक्शन अगर हो गया तो भी यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन जाने के हाई चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। प्रोलैप्स मीन्स होता है गिर जाना, ठीक है, या ड्रॉप डाउन हो जाना। ओके, तो यूट्रस यहाँ पे देख सकते हो आप कि यूट्रस क्या हो गया, वो बाहर निकल रहा है, वजाइना से बाहर निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूट्रस की जो सपोर्ट है, जो आसपास के लिगामेंट थे, ठीक है, वो कैसे हो गए? लूज हो गए। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हुई थी, है ना। मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से यूट्रस में बहुत वेट हो गया, और यूट्रस को आसपास जो लिगामेंट बांध के रखते हैं उसकी पोजीशन में होल्ड करके या हैंग करके रखते हैं, तो वेट की वजह से वो लूज़ हो गए। अब जब वो लूज़ हो गए तो बेबी को तो हमने डिलीवर करा लिया, लेकिन बाद में मदर को क्या प्रॉब्लम होने लगी कि यूट्रस जो है वो नीचे की ओर ड्रॉप डाउन होने लगा, गिरने लगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। अब इस तरह से यूट्रस जो ड्रॉप डाउन हो रहा है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस आने के चांसेस बहुत लेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस मीन्स क्या होता है? एंडो मीन्स होता है इनसाइड, मेट्राइटिस मीन्स होता है एंडोमेट्रियम यानी इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, जो कि आपकी ये वाली लेयर है जिसको मैं कलर कर रही हूँ, ठीक है। तो इनर लेयर ऑफ द यूट्रस के अंदर ही क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शंस अप्लाई हो रहे हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्शंस अप्लाई हो रहे हैं तो जो इनर लेयर है, जो अननेसेसरी लेयर अंदर बची हुई है, वो टूट करके बाहर आ जा रही है। अब अगर इस लेयर में इन्फेक्शन हो जाएगा तो पूरे यूट्रस में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और सेम प्रॉब्लम आएगी कि कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स, कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो गई है। फर्स्ट है आपका लोकिया। लोकिया कुछ नहीं है, एक तरह का वजाइनल डिस्चार्ज है जो कि वजाइना से निकलता है। आपको पता होगा कि डिलीवरी के बाद मदर को ब्लीडिंग होती है।
और ब्लीडिंग 4 दिन तक रेड कलर की आती है, ठीक है। उसके बाद 5 से 9 दिन तक आपकी थोड़ी पिंकिश कलर की आती है। उसके बाद 10 से 15 या 16-18 दिन तक आपकी येलोइश कलर की आती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस ब्लीडिंग को ही, इस डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं लोकिया, ठीक है। तो डिस्चार्ज फिक्स है, 4 दिन में जितना भी अननेसेसरी ब्लड है, ठीक है, वो बाहर आ जाना चाहिए। अब ब्लड क्यों बाहर आ रहा है? तो सिंपल सी चीज़ है, मदर से प्लासेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई दी जाती है, तब जा करके प्लासेंटा बेबी को ब्लड सप्लाई देता है, ठीक है। ये सब हम लोग को पता ही है पहले से। जब ये प्लासेंटा डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, इसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो इसकी जो एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो ब्लड सप्लाई है ये थोड़ी थोड़ी बाहर आएगी। इसके अलावा ये जो अननेसेसरी ब्लड वेसल्स हैं ये टूट करके क्लॉट के फॉर्म में या टूट करके बाहर आना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब बाहर आती हैं तो 4 दिन लगा देती हैं। 4 दिन रेड कलर का ब्लड आपको आता है। अब अगर अंदर इन्फेक्शन हुआ या इसमें क्लॉट नहीं हुआ, आप समझ लो, या ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये जो ब्लीडिंग है ये आपकी 4 दिन से कहीं ज़्यादा तक आती रहेगी। जब ये 4 दिन से कहीं ज़्यादा तक आती रहेगी तो आपको समझ जाना है कि अंदर क्या हो गया है, इन्फेक्शन टाइप का हो गया है। नेक्स्ट आता है आपका, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि लोकिया जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। मेरा मतलब ये है कि सिर्फ रेड ही कलर की ब्लीडिंग आ रही है, जो कि सिर्फ 4 दिन तक आनी चाहिए थी, लंबे समय तक नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन 4 दिन बाद आपको पिंकिश कलर की आनी चाहिए थी, उसके 9 दिन बाद आपको किस कलर की, येलोइश कलर की आनी चाहिए थी। अब अगर इस ब्लीडिंग का कलर चेंज नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस रेड कलर की आ रही है, इसका मतलब अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। इसके अलावा रिटर्न टू दी रुब्रा, रेड कलर की आई, फिर थोड़े दिन बंद हो गई, फिर से रेड कलर की आना स्टार्ट हो गई, तो इसका मतलब भी क्या हो रहा है, अंदर इन्फेक्शन हो रहा है और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये अपने आप को क्लॉट नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोरिया, इसको हम वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकोरिया हो सकता है कि अंदर पस बन गया हो, ठीक है, जो कि वाइट डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर आ रहा हो। क्यों हो रहा है? इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। इसका साइन एंड सिम्टम आपको क्या देखने को मिलेगा? बैक पेन, बहुत ज़्यादा इंटेंस, एक जगह चुभन वाला पेन देखने को मिल सकता है, ठीक है। शार्प पेन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि भाई सिर्फ नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है या आपका सब इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस भी साथ में हो रहा है, यानी कि यूट्रस अपने आप को इन्वोल्यूट नहीं कर पा रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, ये देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले है हमारा एज ऑलवेज हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हिस्ट्री लेनी है। किस चीज़ की हिस्ट्री लेनी है? हिस्ट्री लेनी है आपको लोकिया की हिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है, पस फॉर्मेशन की हिस्ट्री ले सकते हो, पेन की हिस्ट्री ले सकते हो कि आपको बैक पेन तो नहीं हो रहा है, या ल्यूकोरिया की हिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री कलेक्शन आप ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरल चीज़ यूज़ करनी है, जनरल चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। जनरल कंडीशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? विद द हेल्प ऑफ द वाइटल साइंस, ठीक है, जिसमें आपको मे बी टेम्परेचर और पल्स दोनों इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन डिस्टर्ब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बीपी डिस्टर्ब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। तो जिसमें आपको फेस उसका डल पेल दिखेगा। जब आप ब्रेस्ट में, आपको ब्रेस्ट का साइज कम नहीं दिखेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन केवल यूट्रस में नहीं आते हैं, ब्रेस्ट में भी आते हैं और ब्रेस्ट का भी साइज कम होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब तुम करोगे तो आपको मेन क्या देखना है, फंडल हाइट। फंडल हाइट क्या है? यूट्रस का सबसे ऊपर वाला एरिया क्या है, फंडस, ठीक है। तो फंडस जो है वो अभी एनलार्ज है, ठीक है। तो एकदम से तो छोटा नहीं हो जाता ना यूट्रस। अगर फंडल हाइट कम हो रही है तो इसका मतलब यूट्रस अपना साइज छोटा कर रहा है, इन्वोल्यूशन हो रहा है। अगर फंडल हाइट कम नहीं हो रही है, इसका मतलब इन्वोल्यूशन एकदम फेल हो गया है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो इन्वोल्यूशन हो रहा है, मान लो तो वो नॉर्मल लेवल पे हो रहा है? तो इसका एक तरीका है, जो पहली बार मदर बनती हैं 1 महीने तक उनकी जो फंडल हाइट है वो पर डे 1 सेंटीमीटर डिक्रीज होती है,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंची टेप से मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना है, फंडल पोल यानी कि जो सबसे ऊंचा एरिया है वहां से इंची टेप से मेजर करोगे, और अपनी कमर की हड्डी के आगे वाले एरिया यानी वजाइना तक, आप वजाइना के थोड़ा ऊपर तक आप मेजर करोगे, वजाइना तक नहीं, वजाइना के ऊपर यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आप मेजर करोगे। मान लो अगर आज आया 31 सेंटीमीटर, ठीक है, फंडल हाइट आई 31 सेंटीमीटर, तो कल कितनी आनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर। इसके बाद कितनी आनी चाहिए, 29 सेंटीमीटर, फिर कितनी आनी चाहिए, 28 सेंटीमीटर। अगर इस तरह से कम हो रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल इन्वोल्यूशन हो रहा है। अगर आधा आधा इंच कम हो रहा है केवल, सॉरी आधा आधा सेंटीमीटर कम हो रहा है केवल, इसका मतलब इन्वोल्यूशन सही से नहीं हो रहा है। और अगर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब इन्वोल्यूशन एब्सेंट हो गया है, कंप्लीट सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन है। ओके, तो इस तरह से आपको फंडल हाइट चेक करनी है, ठीक है। और मल्टी ग्रेविटा की अगर बात करोगे तो मल्टी ग्रेविटा यानी कई बार जो बच्चे दे चुकी हैं, जिनके कई सारे बच्चे हैं, 5 से कम बच्चे हैं, तो उनका कैसे आप मेजर करोगे, पर डे 1.5 सेंटीमीटर फंडल हाइट डिक्रीज होगी, ठीक है। 1 महीने तक 1.5 सेंटीमीटर पर डे डिक्रीज होगी, और जो पहली बार मदर बनी है उनमें केवल 1 सेंटीमीटर पर डे डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वजाइनल एग्जामिनेशन। वजाइना में आपको ब्लीडिंग देखनी है, ठीक है। वजाइनल एग्जामिनेशन में पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है या पस तो नहीं निकल रहा है बाहर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। स्वेलिंग तो नहीं आ गई है वजाइना में, ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप कैसे हमें मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में आपको क्या देना है, एंटीबायोटिक्स आप दोगे क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हो। इसके अलावा DNC कर सकते हो या DNE कर सकते हो। DNC और DNE क्या इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। DNC का फुल फॉर्म क्या है, डायलेटर एंड क्यूरेटेज। DNE क्या है, डायलेटर एंड इवैक्यूएशन। DNC डायलेटर एंड क्यूरेटेज, ये 2 तरह के प्रोसीजर हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं, यहाँ पे देख लो। ये है डायलेटर्स जो कि सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करता है, और ये है क्यूरेटेज जो कि यूट्रस के अंदर के अगर कोई टिश्यू रह गया है तो उसको खुरच करके, ठीक है, बाहर निकालने के लिए काम करता है, ठीक है। तो डायलेटर्स आप सबसे पहले पतला वाला डालोगे, फिर उसके बाद वाला डालोगे, फिर उसके बाद वाला डालोगे, फिर उसके बाद वाला डालोगे, ठीक है, पतले से मोटे की तरफ जाओगे। ओके, 10 सेंटीमीटर सर्विक्स को डायलेट करने के लिए। जैसे ही डायलेट हो जाएगा तो आप क्यूरेटेज अंदर डाल दोगे। अंदर डालने के बाद आप प्लासेंटल साइड पे जाओगे, ठीक है, प्लासेंटल साइड पे जा करके इसको थोड़ा सा रब करोगे, और रब इस तरह से देखो, रब करने के बाद अगर कोई प्लासेंटल टिश्यू चिपका हुआ है, स्टिक रह गया है अंदर, तो उसको खुरच करके बाहर निकाल दोगे। इसको कहते हैं DNC। अब आ जाते हैं DNE। DNE प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इस तरह से सक्शन करते हैं और अंदर के कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं। वो फिजिशियन डिसाइड करेगा कि DNC प्रोसीजर से काम बन जाएगा या DNE प्रोसीजर से काम बन जाएगा। नेक्स्ट है पैसरी। पैसरी एक तरह का सिलिकॉन का रबर होता है, या आप कह सकते हो एक रिंग होता है, जिसको हम यूट्रस में अप्लाई करते हैं। यूट्रस में अप्लाई करने के बाद इस तरह से ये पैसरी है, इस तरह से ये यूट्रस को आगे की तरफ बेंड करने का काम करता है, ठीक है। फिजिशियन इस तरह से अप्लाई करते हैं कि ये पीछे से प्रेशर देता है यूट्रस को और आगे की ओर बेंड करता है, जिससे कि जो रेट्रोवर्जन वाली प्रॉब्लम थी ना, वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका मिथार्जिन। मिथार्जिन एक तरह की ड्रग है जो कि ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। मान लो रुबरा आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो आपको मिथार्जिन देनी है। या PPH हो गया, पोस्टमार्टम हैमरेज हो गया, तो आपको क्या करना है, मिथार्जिन देनी है और अननेसेसरी ब्लीडिंग को रोक लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग केयर। एज अ नर्स आप क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आपको पेशेंट को बताना है कि भाई टाइट ब्रा पहनिए, ठीक है, या ब्रा पहनिए। ओके, ऐसा ना करिए कि उसको पहनिए ही मत। या तो आप अगर ब्रा से कोई प्रॉब्लम है तो आप बाइंडर, इस तरह का बाइंडर भी यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, जिससे कि आपके ब्रेस्ट को नीचे से सपोर्ट मिलेगा, या सपोर्ट मिलेगा, हैंग नहीं करेगा, और हैंग करने की वजह से पेन नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे ब्रेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा हुआ है, उसके अंदर मिल्क है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मैनुअल एक्सप्रेशन, ठीक है,
मैनुअल एक्सप्रेशन यानी कि हाथ से मिल्क को बाहर निकालना है, ब्रेस्ट को दबा दबा के मिल्क को बाहर निकालना है। अगर बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के बाद थोड़ा सा मिल्क अंदर बच गया है तो आप उसको बाहर निकालोगे। बाहर नहीं निकालोगे तो वो इंगॉर्जमेंट यानी ब्रेस्ट के टाइटनेस का काम कर सकता है। एक बार ब्रेस्ट आपका टाइट हो गया, उसमें गांठ बन गई, तो आपको ब्रेस्ट फीड कराने में मैक्सिमम प्रॉब्लम होगी और आप फेल कर दोगे ब्रेस्ट फीड कराने में। ठीक है। देन एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, अगर बहुत पेन है तो आप पेन किलर भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है। आइब्यूप्रोफेन आप दे सकते हो एग्जाम्पल के लिए। इसके अलावा बेबी को ब्रेस्ट के ऊपर रखना है और ब्रेस्ट के निपल के ऊपर ना रख के ब्रेस्ट के निपल के पास रखना है, जिससे कि वो निपल को खुद ही सर्च करके अपने आप को ब्रेस्ट फीड करा पाए। ठीक है। तो ऐसा क्यों करना है? जिससे कि बेबी के सेंस ऑर्गन, बेबी की स्मेल, बेबी की जो है आई की विजन स्ट्रांग होगी, वो खुद ही ढूंढेगा ब्रेस्ट को। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हो किसी भी रीज़न की वजह से, मान लो ब्रेस्ट में कोई पेन हो रहा है या बेबी फीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप ब्रेस्ट पंप यूज़ कर सकते हो। ये रेडीमेड आता है, वायर वाला भी आता है, वायरलेस भी आता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा? नेगेटिव प्रेशर जनरेट करता है। इसको पुश करोगे हैंडल को, नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम की तरह जनरेट करेगा और मिल्क अपने आप में बाहर निकल करके इस बॉटल में आ जाएगा। उसके बाद आप बॉटल फीड करा सकते हो। इसके अलावा हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हो, जिससे कि ब्रेस्ट का पेन अपने आप ही कम हो जाएगा। मदर को नॉर्मल पोजीशंस बतानी है। ठीक है। कौन कौन से पोजीशन वो फॉलो कर सकती हैं, उनको कंफर्टेबल पोजीशंस बतानी है, जिससे कि वो अपने आप ही ब्रेस्ट फीड आराम से करा सके। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स। कैसे प्रिवेंट करोगे ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस या अदर कॉम्प्लिकेशंस या सब इन्वोल्यूशन के कॉम्प्लिकेशंस को। ठीक है। तो अवॉइड प्री लैक्टिंग फीडिंग। ठीक है। बेबी को कुछ और नहीं खिलाना है 6 महीने तक, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है। अगर बेबी कुछ और खा लेगा तो उसका पेट भर जाएगा, फिर वो आपका ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, और जब वो ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा तो आप फीड करा नहीं पाओगे तो ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा, ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा तो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आएंगे तो अंदर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस और सब इन्वोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है? इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आप ये मत सोचो अरे मैं क्यों कराऊं ब्रेस्ट फीड और मुझे प्रॉब्लम होती है। ठीक है। जो फर्स्ट बार मदर बनती हैं उनको ब्रेस्ट फीड की नॉलेज नहीं होती है, तो एज अ नर्स आपको ब्रेस्ट फीड की नॉलेज देनी है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना है, जिससे कि वो कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड कराए, उसको रिस्ट्रिक्ट ना करे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है ऑन डिमांड। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड मीन्स होता है 6 मंथ तक कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड कराना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। ठीक है। ऑन डिमांड, बेबी की डिमांड पर। नेक्स्ट आ जाते हैं फीडिंग इज करेक्ट पोजीशन इन अ करेक्ट पोजीशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लास्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन कब आएंगे? जब आप प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दोगे, तो सीवियर कंडीशन आती रहेगी और सीवियरिटी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन इतना बढ़ जाएगा तो कि यूट्रस आपके सेल्स जो है वो सड़ने लगेंगे, नेक्रोसिस होने लगेंगे और इन्फेक्शन कैसा हो जाएगा? क्रोनिक हो जाएगा। सो ये था हमारा सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस और उसका मैनेजमेंट। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।